नमस्कार दोस्तों, सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 18। इससे पहले हम लोग इसका थ्योरी सेट को देख लिए हैं, है ना। थ्योरी पार्ट को हम लोग देखे हैं जो कि हमारा 18 होगा, जो आपके इसी चैनल में आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि इस थ्योरी सेट को क्या करेंगे कि पहले स्टडी करेंगे। पहले उस वीडियो को देखें, फिर इस एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट को आप यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, सूफी आंदोलन किस धर्म से संबंधित है। मतलब इतिहास का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सूफी आंदोलन किस धर्म से संबंधित है। ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी इस्लाम धर्म और डी हिंदू धर्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस्लाम धर्म। अगला प्रश्न कहता है कि सूफी संत किस प्रकार की पूजा पर बल देते थे। ए मूर्ति पूजा, बी बाह्य पूजा, सी आंतरिक भक्ति और प्रेम, डी यज्ञ और हवन। तो सूफी संत किस पर ज्यादा जोर देते थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंतरिक भक्ति और प्रेम पर। आगे देखेंगे, 3 नंबर का सवाल करता है, मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वीवीआई एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी अजमेर, सी लखनऊ, डी बनारस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अजमेर। 4 नंबर प्रश्न कहता है, वह सूफी संत कौन था जो अपने जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। यानी कि वह सूफी संत का नाम बताना है जो यह मानता था कि भक्ति जो है वो संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। यानी कि आप संगीत करते रहिए, यानी कि गीत गाते रहिए, तो आप कहाँ पर पहुंच जाएंगे? भगवान के पास पहुंच जाएंगे, यानी कि भगवान आपको याद करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, सी सैयद मोहम्मद, डी शाह आलम बुखारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मुइनुद्दीन चिश्ती। 5 नंबर, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है। ए चिश्ती, बी सुहरावर्दी, सी फिरदौसी, डी नक्शबंदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि चिश्ती। 6 नंबर का सवाल करता है, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। धन कमाना, बी राजनीतिक के में भाग लेना, सी धर्म के नाम पर लड़ाई करना और डी ईश्वर की भक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ईश्वर के भक्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त करना। अगला प्रश्न 8 नंबर कहता है कि भक्ति आंदोलन में किसने निर्गुण भक्ति का समर्थन किया। ए तुलसीदास, बी मीराबाई, सी कबीरदास और डी रामानुज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मीराबाई। 9 नंबर सवाल कहता है कि रामचरितमानस किसने लिखा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीर और डी नामदेव। तो देखेंगे रामचरितमानस का लेखक कौन है। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास। अगला प्रश्न कहता है कि संत कबीर किसके शिष्य माने जाते हैं। ए रामानंद, बी तुलसीदास, सी वल्लभाचार्य, डी गुरु नानक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य। 11 प्रश्न, भक्ति आंदोलन में सगुण भक्ति का अर्थ क्या है। मूर्तिहीन पूजा, निरंकार ईश्वर की पूजा, सी मूर्ति पूजा, डी योग साधना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि मूर्तिहीन पूजा। 12 क्वेश्चन कहता है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ। ए अमृतसर, बी तलवंडी, सी लाहौर, डी पटियाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तलवंडी। 13 नंबर कहता है कि किस संत ने बीजक की रचना की थी। ये बीजक की रचना किसने किया था उसको आपको बताना है। ए कबीर, बी सूरदास, सी मीराबाई, डी नामदेव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कबीर। अगला हमारा 14 नंबर कहता है कि वल्लभाचार्य किस भक्ति संप्रदाय से संबंधित थे। ए दादूपंथी, बी पुष्टि मार्ग, सी चैतन्य संप्रदाय, डी रामानंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पुष्टि मार्ग। 15 नंबर का सवाल कहता है गीता गोविंद के रचयिता कौन है। ए सूरदास, बी जयदेव,
सी तुलसीदास, डी रविदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जयदेव। 16 नंबर प्रश्न कहता है संत नामदेव किस क्षेत्र से संबंधित थे? ए उत्तर भारत, बी महाराष्ट्र, सी बंगाल, डी गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। 17 प्रश्न कहता है कि मीराबाई का जन्म कब हुआ था? ए 1516, बी 1498, सी 1415 और डी 1546। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1498। अब देखिए हम लोग हिस्ट्री का पार्ट को कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग का ज्योग्राफी पार्ट है। ज्योग्राफी में हम लोग जनगणना 2011 करने वाले हैं। 2011 का जनगणना हर एग्जाम में एक प्रश्न, एक से दो प्रश्न रहता ही रहता है। इसलिए आप क्या करेंगे कि इससे पहले जो हम वीडियो अपलोड किए हैं थ्योरी पार्ट 18, उसमें जनगणना पार्ट को आप कम से कम 2 से 3 बार देखें, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपका आएगा, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो जेएसएससी हो, चाहे रेलवे हो, किसी भी एग्जाम में यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिस करते हैं। जनगणना से रिलेटेड प्रश्न जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, जो बार बार रिपीटेड करता है, उस सवाल को हम यहाँ पर लाए हैं। चलिए तो हम लोग 18 नंबर देखते हैं। कहता है भारत में 2011 की जनगणना किस क्रम की जनगणना थी? मतलब 2011 की जनगणना जो थी वो कईवीं नंबर की जनगणना थी, ये आपको बताना है। ए 10वीं, बी 14वीं, सी 15वीं और डी 16वीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 15वीं। 19 नंबर कहता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 102 करोड़, 114 करोड़, सी 121 करोड़ और डी 130 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 121 करोड़। 20 नंबर सवाल कहता है कि भारत की जनगणना 2011 में महिला जनसंख्या कितनी है? ए कहता है 58.6 करोड़, बी 62.4 करोड़, सी 57.1 करोड़, डी 60.5 करोड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 58.6 करोड़। 21 प्रश्न कहता है कि जनगणना 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? ए 21.5%, बी 17.5%, सी 20.1%, डी 19.8%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17.7%। 22 नंबर सवाल करता है कि जनगणना 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ए 943, बी 933, सी 927, डी 950। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 943। 23 नंबर कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है और क्षेत्रफल के मामले में देखेंगे तो राजस्थान हमारा सबसे आगे है। अब कहता है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? अब देखिए घनत्व का मतलब क्या है कि कम एरिया में सबसे ज्यादा आदमी रहना। तो जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो सबसे अधिक है ना किस राज्य का है? ए ऑप्शन कहता है पश्चिम बंगाल, बी केरल, सी बिहार और डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार। यानी कि कम जगह में ज्यादा जनसंख्या हमारा कहाँ पर है? बिहार में। यानी कि जनसंख्या घनत्व के मामले देखेंगे तो बिहार आगे है और जनसंख्या के मामले में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश हमारा सबसे आगे है और क्षेत्रफल के दृष्टि में देखेंगे तो राजस्थान हमारा सबसे आगे होगा। देखिएगा 25 नंबर का सवाल कहता है कि 2011 में भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना था? ए 324 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, बी 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, सी में कहता है 390 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर और डी कहता है 365 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 382। यानी कि जनसंख्या घनत्व देखेंगे तो हमारा 382 जो है ना पर व्यक्ति क्या है कि किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से है। 26 जनगणना 2011 में भारत की साक्षरता दर कितनी है? देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार हमारा एजुकेशन रेट क्या है? लिटरेसी रेट ए 68.4%, बी 72.1%, सी 73.0% और कहता है डी 76.5%। तो बताना है आपको कि साक्षरता दर कितना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 73%। 27 कहता है कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी? यानी कि 2011 के अनुसार देखेंगे तो सबसे कम किसकी है? तो देखेंगे
2011 के अनुसार देखेंगे तो बिहार राज्य की सबसे साक्षरता दर सबसे नीचे है और सबसे ज्यादा देखेंगे तो केरल राज्य की। 28 का देखेंगे, कहता है कि जनगणना, भारत की जनगणना 2011 की टैगलाइन क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, बी जनगणना आपकी पहचान, सी जनगणना भारत का भविष्य, डी आपकी गिनती आपका अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2011 जनगणना का टैगलाइन जो था, कहता है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आगे देखिए 29 नंबर सवाल कहता है कि 2011 के 2000 जनगणना 2011 किस मंत्रालय द्वारा कराई गई थी? मतलब 2011 की जनगणना कौन सा मंत्रालय ने करवाई थी? ए गृह मंत्रालय, बी सांख्यिकी मंत्रालय, सी योजना आयोग और डी सूचना मंत्रालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न 30 नंबर कहता है भारत में जनगणना 2011 का आयोजन कब हुआ? तो भारत में जनगणना 2011 का आयोजन कब हुआ? 1 जनवरी 2011, 1 मार्च 2011, 1 फरवरी 2011, 1 अप्रैल 2011। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 मार्च 2011 का क्या हुआ? उसका आयोजन हुआ। भारत की स्वतंत्रता के बाद यह कौन सी जनगणना थी? देखिए स्वतंत्रता के बाद देखेंगे तो हमारी जनगणना और टोटल जनगणना देखेंगे तो ये 15वीं जनगणना थी, और आजादी के बाद का जनगणना का काउंटिंग करेंगे तो हमारा कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 7। देखिएगा ये आजादी के बाद हमारा कईवीं जनगणना है, तो 7वीं जनगणना है, ठीक है। और टोटल जनगणना देखेंगे तो हमारा ये आजादी टोटल हमारा कुल जनगणना हमारा 15 बार हुआ है, और आजादी के बाद है ना, आजादी के बाद 7वीं जनगणना थी। अब जो जनगणना होगी है ना, तो हमारा 8वीं हो जाएगा आजादी के अनुसार, और ऐसे देखेंगे तो हमारा कितनी हो जाएगी? 16वीं जनगणना होगी। देखिए इस प्रश्न का हमारा इस जनगणना से रिलेटेड से हमारा लास्ट सवाल क्या कहता है? 32 नंबर, 2011 में किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और दीव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। अब हम लोग देखते हैं पॉलिटी का सवाल, और पॉलिटी में हम लोग का आज का टॉपिक क्या है? विधानसभा। विधानसभा से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज हमने इस है ना इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, जो कि हर बार रिपीटेड सवाल है। इसलिए सेशन को देखिए, पूरा अंत तक देखिए, जिससे आपका क्या होगा? पूरी बेनिफिट होगी। और आने वाले एग्जाम में हम ये गारंटी देते हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ सवाल आपका है ना, जो मान लीजिए कि यहाँ पर 70 सवाल है, तो 70 में से मिनिमम 10 सवाल तो आपका आ ही जाएगा, क्योंकि आपका तीनों पोर्शन है, करंट अफेयर है, जीके, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी। अब पॉलिटी से हम लोग विधानसभा का प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कहता है विधानसभा किस प्रकार की सभा है? ए उच्च सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन, परामर्श सभा। तो देखिए विधानसभा किस प्रकार की सभा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निम्न सदन। अब देखिए इसमें भी विधानसभा में भी दो तरह का होता है, एक होता है उच्च सदन और दूसरा होता है निम्न सदन। अब उच्च सदन हम किसको बोलते हैं? विधान परिषद को। किसको बोलते हैं? विधान परिषद को। और निम्न सदन जो हमारा होता है वो हमारा विधानसभा होता है, ठीक है। तो विधान परिषद हर जगह नहीं रहता है, तो विधानसभा हमारे विधान परिषद मात्र 6 राज्यों में है। अब आप कमेंट में बताइएगा कि ये 6 राज्य कहाँ पर हमारा क्या है कि विधान परिषद है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल हम लोग करते हैं 34 नंबर, भारत में किस राज्य की विधानसभा में सबसे अधिक सदस्य है? ए बिहार, उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज्यादा देखेंगे विधानसभा सीट हमारा उत्तर प्रदेश में है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 35 नंबर का सवाल कहता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विधानसभा की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 171। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 168। 36 क्वेश्चन कहता है कि विधानसभा में विधायक बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए न्यूनतम आयु हमारा 25 साल होती। देखिए अब अगला सवाल हमारा कहता है 37 नंबर, विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है? ए मुख्यमंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यपाल और डी राष्ट्रपति। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर सी यानी राज्यपाल। राज्यपाल कभी भी क्या कर सकते हैं कि विधानसभा को विघटन कर सकते हैं। जब उनको लगेगा कि विधानसभा सही तरह से नहीं चल रही है, राज्य नहीं चल रही है, तो वैसे में क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह से विधानसभा को विघटन कर सकते हैं। तो इनके पास पावर होता है राज्यपाल के पास। देखिए 38 नंबर का सवाल कहता है कि विधानसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना गया था? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी विधानसभा के सदस्य और डी संसद। यानी विधानसभा का अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी यानी विधानसभा के सदस्य। यानी विधानसभा के सदस्य सभी मिलकर क्या करते हैं? विधानसभा का अध्यक्ष को चुनते हैं, है ना। तो अभी देखिएगा कि झारखंड में हम लोग का विधानसभा अध्यक्ष कौन है? आप थोड़ा सा कमेंट करके बताएं, उसके बाद तो हम इसका कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताएंगे। देखिएगा 39 नंबर का प्रश्न कहता है कि राज्य विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा विरुद्ध लाया जा सकता है? ए राज्यपाल, बी विधानसभा अध्यक्ष, सी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, डी विपक्ष के नेता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। 40 नंबर सवाल कहता है यदि किसी राज्य की विधान परिषद नहीं है तो वह राज्य क्या कहलाता है? द्विसदनीय, एक सदनीय, विशेष, असंवैधानिक। इसका सही आंसर हो जाएगा एक सदनीय। 41 नंबर प्रश्न कहता है विधानसभा भंग करने के बाद अधिकतम कितने समय में चुनाव करवाना होता है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 1 वर्ष और डी 9 महीने। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 महीना। यानी कि किसी तरह से चुनाव यदि विधानसभा भंग हो जाता है तो अगले 6 महीना के अंदर क्या होना चाहिए? चुनाव हो जाना चाहिए। उस दौरान हमारा क्या होगा कि राज्य का जितने भी कार्यक्रम होंगे या फिर जितने डिसीजन लेंगे वो राज्यपाल के अधीन चला जाएगा। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न कहता है भारत में पहली बार विधानसभा का गठन किस राज्य में हुआ था? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि बिहार। अब देखिएगा 43 नंबर का प्रश्न कहता है कि विधानसभा में किस विधेयक पर चर्चा किसके द्वारा संचालित की जाती है? ए मुख्यमंत्री, बी विपक्ष नेता, सी अध्यक्ष और डी राज्यपाल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष। देखिएगा 44 नंबर का सवाल कहता है विधान परिषद कुल कितने राज्य में है? तो अभी हम बताए थे कि विधान परिषद केवल 6 राज्यों में अभी फिलहाल है। देखिएगा तो विधान परिषद हम लोग का कौन सा राज्य में है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले तो बिहार में हमारा है, बिहार। दूसरा देखेंगे तो हमारा हो जाएगा तेलंगाना। तीसरा हमारा होगा कर्नाटक। चौथा हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। पांचवा हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश और छठा हमारा हो जाएगा, क्या छूट रहा है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एक छूट रहा है, आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा ये 6 राज्य में क्या है? हमारा विधान परिषद है। बाद बाकी राज्यों में क्या है? केवल और केवल विधानसभा है। 45 नंबर का सवाल कहता है कौन सा विषय राज्य विधानसभा के क्षेत्राधिकार में आता है? ए रक्षा, बी विदेश नीति, सी पुलिस और डी संचार। देखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि विधानसभा क्षेत्राधिकार में पुलिस वाला क्षेत्र आता है। देखिए अब हम लोग देखते हैं कि साइंस के प्रश्नों को, साइंस का प्रश्नों को हम लोग को क्या था? तंत्रिका तंत्र। अब देखिए हम लोग 46 नंबर प्रश्न कहते हैं कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ए 202, 206, 210 और 208। तो देखिए हम लोग के एक वयस्क मनुष्य में कितने हड्डियां होते हैं? 206। अब देखिएगा चाइल्ड में यानी कि बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 प्लस होती है। अब जैसे जैसे हमारा शरीर का ग्रोथ होता है तो हड्डियों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है और एक 206 में आके रुक जाती है। तो मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं या कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। 47 प्रश्न कहता है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सा है? तो सबसे लंबी हड्डी हमारा फीमर होता है जो कि जांग का हड्डी होता है। 48 शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी का बोलेगा तो स्टेपिस यानी कि ऑप्शन नंबर सी। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 हड्डियां। यानी कि खोपड़ी में कुल मिला के कितनी हड्डियां होती हैं, है ना? 22 हड्डियां होती हैं। देखिए 50 प्रश्न क्या कहता है कि मानव कंकाल तंत्र में 2 भागों में कौन से हैं? यानी कि मानव कंकाल तंत्र के 2 मुख्य भाग कौन कौन से हैं? ए सिर और पैर, बी खोपड़ी और रीढ़, सी
अक्षीय और अपेक्षीय कंकाल, डी बाहरी और आंतरिक कंकाल। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी अक्षीय और अपक्षीय कंकाल। 51 नंबर प्रश्न कहता है हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं लिगामेंट, इसी को हिंदी में बोलते हैं स्नायु बंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी में कितने केशुरुक होते हैं? तो कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 33 होते हैं। देखिए 53 नंबर का सवाल करता है किस जोड़ में सबसे अधिक गति होती है? तो मतलब देखिए हड्डियों में जो जोड़ होता है तो सबसे अधिक जोड़, सबसे कारगर यानी कि सबसे ज्यादा वर्किंग करने वाला कि कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कंधा। 54 नंबर कहता है कि हड्डियों में रक्त कोशिका का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका देखिएगा बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में। घुटना किस प्रकार का जोड़ है? बॉल एंड सॉकेट, हिंज, पिवट, ग्लाइडिंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हिंज। आगे देखिएगा कूल्हे की हड्डी को क्या कहा जाता है? फीमर, टिबिया, पेल्विक्स, रेडियस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पेल्विक्स। अब देखिएगा कि 57 नंबर कहता है कि मानव शरीर की कुल पसलियों की संख्या कितनी है? ए 20, बी 22, सी 24 और डी 26। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24। देखिए हम लोग आगे देखेंगे करंट अफेयर का क्वेश्चन। करंट अफेयर को देखते हैं। अब देखिए करंट अफेयर का मेरा पहला सवाल है कि 91वीं G7 शिखर सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? ए जून 2025 कनाडा में, बी जून 2024 जापान में, सी जुलाई 2025 यूके में और मई 2025 के फ्रांस में। तो कहां पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि जून 2025 कनाडा में हुआ था 91वीं G7 शिखर सम्मेलन। 59 नंबर कहता है 2025 की AI एक्शन समिट कहां आयोजित की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पेरिस। 60 प्रश्न कहता है 2025 में ब्रिक्स लीडर समिट्स मेजबानी किस देश ने की थी? तो ब्राजील ने इसका लीडरशिप किए थे। 61 नंबर का कहता है 2024 का G20 सम्मेलन कहां और कब आयोजित किया गया था? देखिएगा 2024 का G20 जो सम्मेलन था वो आपका है ना रियो दे जेनेरियो यानी रियो डी जेनेरियो 18 से 19 नवंबर 2024 को किया गया था। अब 62 नंबर कहता है G20 के अध्यक्ष कौन थे? ए मोदी है ना, बी लुसियो हंटर, सी लुइज एनासियो लूना दा सिल्वा और डी मैकॉन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि हम लोग का मोदी। 63 नंबर प्रश्न कहता है कि ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन 2024 संस्करण कहां और कब किया गया था? तो देखिएगा ये काजान रूस और अक्टूबर में किया गया था। काजान रूस में अक्टूबर 2024 में। जून 2024 में यूक्रेन पीस समिट कहां हुई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 65 नंबर G7 की 5वीं शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? कहां किया गया था? तो इटली 13 से 15 जून 2024 तक हुआ था। 66 नंबर का प्रश्न कहता है कि COP29 सम्मेलन कहां हुआ था? तो कहां हुआ था? ब्रुक, अजवाइन, अजरबैजान। ब्रुक में अजरबैजान जगह है जहां पर नवंबर 2024 में यह सम्मेलन हुआ है। 67 नंबर देखेंगे SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक इंडिया ने किस कारण ज्वाइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? तो आतंकवाद पर संदिग्ध भाषा के कारण नहीं किए थे। 68 नंबर का सवाल कहता है कि NAM नॉन एलाइजेंट मूवमेंट 19वीं शिखर बैठक कहां कब हुई थी? तो देखिएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका कापला, जनवरी 2024 में। 69 कहता है जून 2024 में यूक्रेन पीस समिट कहां हुई थी? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई थी। लास्ट 70 नंबर का प्रश्न कहता है कि नोबेल प्राइज डायलॉग्स 2024 की पहली बार भारत में कहां आयोजित हो रही है? तो कहां पर हो रही है? तो ये हो रही है हमारा मुंबई और बेंगलुरु में। तो हमने यहाँ पर टोटल 70 सवाल किए और 70 में आप देखिए कि कितना क्वेश्चन को कर लिए हैं। अब हम लोग के पास क्या होगा कि अगला जो हमारा रहेगा थ्योरी सेट आएगा, लूसेंट वाला थ्योरी है ना, थ्योरी सेट रहेगा हमारा 19। ये हम लोग का नेक्स्ट वीडियो रहेगा जो कि हमारा लूसेंट का रहेगा। इसके बाद इस पे आने के बाद हम लोग फिर इसका प्रैक्टिस सेट लाएंगे, ठीक है।
प्रैक्टिस सेट हमारा 19 होगा। तो देखिएगा किसका हमारा जो है थ्योरी सेट आपका वीडियो अपलोडेड पहले हो चुका है। अब आप पहले इसको देखिए, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, एक दिन या एक दो दिन के बाद हमारा जो प्रैक्टिस सेट होगा 19 वो आपको दिया जाएगा। ध्यान रहे कि हम लोग क्या करेंगे कि इस चैनल में आपका एक प्ले लिस्ट बना देंगे। प्ले लिस्ट में क्या रहेगा, एक में रहेगा थ्योरी पार्ट और दूसरे में हम लोग कर देंगे प्रैक्टिस सेट, जिससे आप क्या करेंगे कि पहले उसमें जाके थ्योरी पार्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट में जाके अपना टेस्ट लगाएंगे। तो चलिए इतना से इस सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।